नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में एक तरफ वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच सियासी बिसात भी बिछाई जा रही है ताकि उस पर आगे की लड़ाई लड़े। चुनावी बिसात बिछते ही राजनीतिक दलों और नेताओं का रंग ढंग ही बदल गया। इसी माहौल में खेमों के बनने बिगड़ने का दौर भी तेज होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन और पार्टियां बदलने का दौर शबाब पर है। इसलिए बीजेपी अपने बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है। गोरखपुर सदर से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा किया। साथ ही साथ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी गोरखपुर सदर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इधर अखिलेश यादव को लेकर खबर है कि अखिलेश मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव को लेकर हर रोज अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा होती रही है। कभी अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का इशारा करते हैं, तो कभी खबर आती है कि अखिलेश गुन्नौर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं। लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ कि अखिलेश आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी एक के बाद एक अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर रही। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि 18 साल के बाद यूपी की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सीएम चेहरे चुनावी मैदान में एक साथ दिख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 में आखिर बाजी कौन मारता है। अखिलेश यादव अब तक अपनी सीट को लेकर औपचारिक ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल तो दिग्गज मैदान में है और दिग्गजों के मैदान में आने के बाद अब और भी ज्यादा रोमांच बढ़ चुका है। सवाल इस बात का है कि जब दिग्गज मैदान में होंगे, टक्कर होगी, तो आखिर किस तरीके से वो बाजी पलटेंगे, अपने पक्ष में या दूसरे के खिलाफ। सवाल इस बात का है कि चुनावी मैदान में इन दिग्गजों के आने के बाद और जिन क्षेत्रों से ये चुनाव लड़ने जा रहे वहां उस पूरे क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर गोरखपुर चुना गया है योगी आदित्यनाथ के लिए, तो गोरखपुर के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है। योगी और अखिलेश किसका किला ढह रहा है या किसके किले में कौन सेंधमारी कर रहा, किसके गढ़ में जाकर वहां पर वो अपना परचम लहराएगा, यह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। लेकिन यहां एक चीज जरूर समझ में आती है, जो कि अब तक अगर दो बड़े नामों को लेकर देखा जाए तो समझ में आता है कि सेफ सीट का भी एक अपने आप में रणनीति के तौर पर ऐलान किया जाता है कि सेफ सीट रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन औपचारिक ऐलान ना कर पाने की वजह से बार बार अखिलेश यादव को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कभी वो इशारा कर देते हैं आजमगढ़ की तरफ, कभी गुन्नौर की तरफ, और अब करहल सीट यानी मैनपुरी की वो सीट, उसके बारे में जानकारी मिल रही, लेकिन औपचारिक ऐलान इसका अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर भी शायद इस पर मंथन चल रहा होगा कि सबसे सुरक्षित सीट इस कद के नेता के लिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, जिताने का और सरकार में फिर से वापस आने का, तो उनकी सीट सबसे सेफ सीट होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरी रणनीति अगर आप देखेंगे तो जहां भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहां समाजवादी पार्टी ने बहुत ही चालाकी से एक ब्राह्मण महिला चेहरे को मैदान में उतारा है, सुभावती शुक्ला, ताकि जो अब तक बीजेपी का आरोप लगता रहा कि सरकार के अंदर रहते हुए, सरकार रहते हुए यहां तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न हुआ है, उस मैसेज को अब कन्वे करने की और उस कैंडिडेट को इसी आधार पर सिंपैथी के तौर पर वोट दिलाने की कोशिश की जाएगी। एक महिला और ऊपर से उस समाज से आती है। जातियों की राजनीति सबसे दिलचस्प उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देती है और यहां पर जातियों को समेटने के लिए, उस समीकरण को और मजबूत करने के लिए हर एक पार्टी रणनीति बनाती है, उस समाज के प्रमुख लोगों के साथ संवाद करती है, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। मौजूदा दौर में इसी रणनीति पर यह आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अब दिग्गजों के आने के बाद मैदान में यह मैदान कितना ज्यादा चर्चित होने वाला है यह बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव वैसे भी बेहद रोमांचक होता है और इस बार जिस तरीके से टक्कर अखिलेश देने की कोशिश कर रहे हैं, पेचीदा करने की वो बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता से हटाकर ही वो दम लेंगे। बकायदा इसके लिए उन्होंने अन्न संकल्प भी लिया। उसके साथ साथ अगर गठबंधन की हम बात करें तो उस गठबंधन के जरिए उन्होंने अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश ठीक उसी प्रकार से की है जैसा कि बीजेपी 14, 17 और 19 में करती रही है। छोटे छोटे तमाम दलों को अपने साथ हर जगह अलग अलग राज्यों में जोड़ने
करने का काम उसने किया था और उसका परिणाम भी उसके खाते में ही आया था। उसके साथ साथ अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की दिग्गज के ऊपर अभी भी चर्चा हो रही कि वो कहां से चुनाव के मैदान में होंगी कि नहीं होंगी, और उसके अलावा बीएसपी भी अपना दांव ठोक रही है कि हमारी भी स्थिति मजबूत है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो स्वागत है पुष्पेंद्र आपका। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है आनंद आपका। और हमारे साथ फखरुल हसन भी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सुधांशु वाजपेयी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सुधांशु आपका भी। सबसे पहले आनंद दुबे साहब, दिग्गजों के मैदान में आने पर दिलचस्प मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए वो सीट चुनना, उस पर फिर बयान आना अखिलेश यादव का, बहुत ही कटाक्ष किया उन्होंने कि बाबा को वापस भेज दिया गया है। अखिलेश अब तक अपने ऐलान पर तो नहीं आ पाए सामने कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों की जो रणनीति है वो किस तरीके की है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने समाज में काम करके जी और लोगों की सेवा करके राजनीति में अपना स्थान बनाया और कई बार गोरखपुर से सुनकर सांसद आए। अगल बगल की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने का काम किया। अखिलेश यादव जी उसके ठीक उलट पिता द्वारा सत्ता और पार्टी दोनों उपहार में दी गई। हमेशा जब भी चुनाव लड़े पिता के नाम पे लड़े, जीतकर आए। तो योगी आदित्यनाथ जी स्वाभाविक रूप से अपनी सीट पर गए हैं जी, जहां से उनको चुनाव लड़ना था। ठीक है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जी जब वहां चले गए, पहले तो यही समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे हिम्मत हो तो गोरखपुर से लड़ ले, सारा विकास समझ में आ जाएगा। हिम्मत है तो गोरखपुर में लड़ ले। और जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से लड़ने चले गए तो कहने लगे अयोध्या से नहीं लड़े, मथुरा से नहीं लड़े, फलाने जगह से नहीं लड़े। अरे भाई, आप पहले तो क्लियर हो लो कि आप कहना क्या चाहते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अखिलेश यादव पर जी योगी जी के चुनाव लड़ने के बाद इतना दबाव बढ़ चुका है कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। ठीक है। अब सुविधा ये है कि 4.5 साल तो वो अपने घर में जनता के बीच गए नहीं। जिस आजमगढ़ ने उनको लोकसभा का सांसद बनाया, उस आजमगढ़ के लोगों की हालचाल नहीं लेने गए। तो अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं कौन सी सीट से चुनाव लड़ूं। फिर ये भी डर है कि अगर लड़ा और हार गया तो जो थोड़ी बहुत बचा हुआ राजनीतिक करियर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी इन दिनों भारी दबाव में, और यह दबाव इस वजह से बढ़ गया है कि परिवार भी अब उनके साथ नहीं है। परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आधा परिवार धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में चला आया है। तो एक व्यक्ति के रूप में और एक राजनेता के रूप में अखिलेश यादव पूरी तरह से असफल है। पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का बंटाधार कर दिया, कहां से पार्टी को कहां लेके चले आए। आज स्थिति यह है कि छोटे भाई की पत्नी पार्टी छोड़ गई, अन्य रिश्तेदार छोड़ गए, चाचा जी पहले ही छोड़ चुके थे, किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के ले आए, फिर से चाचा जी को नाराज कर दिया। पिताजी की बात को सुनते ही नहीं है, वो तो कई बार कह चुके कि मेरी बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो अब नामांकन करने के बाद वापस ले रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो टिकट इनका वापस करके कह रहे हैं भैया चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है। इसी तरह जिला पंचायत में हुआ था, मुरादाबाद में अमरीन जहां को टिकट दे दिया, वो नामांकन करने नहीं गई। तो अखिलेश यादव जी का न तो पार्टी पर कोई प्रभाव है न परिवार पर प्रभाव है, ये दोनों से हाथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद जी, फखरुल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के। फखरुल भाई, सवाल इस बात का है कि दिग्गज मैदान में होना भी चाहिए, हर पार्टी के दिग्गज मैदान में होते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो बात कह रहे हैं आनंद दुबे कि पहले आपने कहा कि गोरखपुर जाइए,
जब गोरखपुर वो चले गए तब आप कह रहे हैं क्यों चले गए, उनको वहां पर क्यों भेज दिया गया। और आपके दिग्गज वो तो चलिए गए, आपने चुनौती दी और वो गए, पार्टी ने फैसला लिया, वो गए भी स्वीकार करके। आपके दिग्गज को लेकर अभी भी संशय है, कभी लगता है आजमगढ़, कभी कहीं से और की बात आती है, और फिर आज खबर आ रही है कि वो मैनपुरी की सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। तो आपके दिग्गज तो अभी भी मैदान में नहीं है शायद, क्या दबाव की वजह से मैदान में सीट खोज रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं आनंद दुबे। आनंद दुबे पूछ रहे हैं तो ठीक है, आनंद दुबे जी से पूछिए कि क्या योगी जी क्यों डर के भाग गए थे देवबंद से, क्यों प्रयागराज से डर के भागे, क्यों मथुरा से डर के भागे, क्यों अयोध्या से डर के भागे। नहीं, उनका कहना है कि आप लोगों ने कहा था कि गोरखपुर से लड़कर दिखाइए, इसलिए गए। भाजपा के प्रवक्ता को आपने बीच में नहीं, आप बोलिए, मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये तर्क अपने कमेंट में दे दिया है, आपको भी मैं बीच में टोकूंगा नहीं, आप बोलिए, मैं उनके कमेंट को बता रहा था, बोलिए। वो जो भी बोल रहे थे मैंने सब सुना। तो योगी जी क्यों डर के भागे, मैं बताता हूँ क्यों भागे, क्यों सुरक्षित सीट ढूंढने लगे। पहले तो आज जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दूसरे लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं, उन पे बड़ा दबाव है भारतीय जनता पार्टी पे कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी जी नहीं होंगे, किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं। तो योगी जी बड़े डरे हुए से, सहमे हुए से पार्टी में, उस पार्टी में है जिस पार्टी के वो सदस्य भी नहीं है। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं, जो पिछड़ों का इस समय दबाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरी तरीके से पिछड़ों का आरक्षण खाने वाली सरकार, दलितों के साथ अन्याय करने वाली सरकार, शिक्षकों पे लाठी मारने वाली सरकार, नौजवानों से नौकरी छीनने वाली सरकार, इस तरीके की सरकार 5 साल योगी जी ने चलाई है, जिस सरकार में गुंडे क्रिकेट खेलते दिखते हैं, उनकी संपत्ति की जांच नहीं होती, उनपे मुकदमे हत्या के लिखे जाते हैं, 25,000 के नाम होते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उनको गुंडे माफिया नजर नहीं आते। आज धर्मेंद्र सिंह का परिवार किस पार्टी में, सब जानते हैं। ब्रजेश सिंह माफिया का परिवार किसकी पार्टी में, सब जानते हैं। देखिए, गुंडे और माफियाओं को आगे करके ये सत्ता आके आना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि 2016-17 में जिस तरीके से समाजवादी परिवार में फूट डाल के ये सत्ता पे काबिज हो गए थे, फिर से ये सोचते हैं कि हम उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। चलो, इनके परिवार में, क्योंकि जनता के लिए काम तो मैंने किया नहीं, महिलाओं के लिए काम किया नहीं, दलितों के लिए काम किया नहीं, पिछड़ों के लिए काम किया नहीं, महंगाई पे काम किया नहीं, गरीबों के लिए काम किया नहीं, किसानों की जमीन कब्जा करते रहे। तो आज उत्तर प्रदेश में हर कोई इनसे परेशान है, इनसे निजात चाहता है। तो आज फकरुल भाई आनंद दुबे आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं उस पर कमेंट जरूर करूंगा। आप कह रहे हैं कि फूट डाल के पिछली बार ये सत्ता में आ गया आपके परिवार में, एक ऐसा परिवार था कि दूसरी पार्टी उसमें फूट डाल दे रही है, और इस बार फिर से आपके परिवार के एक सदस्य को उन्होंने ज्वाइन भी करा लिया। आनंद दुबे जवाब दीजिए। वो अभी भी कह रहे हैं, फकरुल भाई अभी भी कह रहे हैं कि डर कर गए हैं। नहीं, ठीक है, अब डर के कौन गया है ये तो अब आपको समझ में आ जाएगा 10 मार्च को। अखिलेश जी अभी तक सीटें ढूंढ पा रहे हैं कि कहां से चुनाव लड़े, कहां से हमारे जाति भाई ज्यादा मिले, वहीं से हम चुनाव लड़ लें। तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन बड़ी अच्छी बात, इन्होंने एक चीज याद दिला दी मुझे। इन्होंने कहा आरक्षण खाने वाली सरकार। अरे भैया, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया? और 2012 में सरकार आने के बाद 2 लाख दलित भाइयों को जिनको प्रमोशन मिला था, उनका प्रमोशन छीन के उनको रिवर्ट किसने किया? और जिसके लिए अखिलेश जी ने माफी भी मांगी। तो आरक्षण कौन खा रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़ों का कितना ख्याल करते हैं कि जब 2012 में अखिलेश जी की कैबिनेट बनी और कैबिनेट में 19 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, मैं स्वतंत्र और राज्य मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, 19 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, खुद यादव जाति से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, और 6 मुख्यमंत्री सिर्फ यादव जाति से, पिछड़े जाति से एक भी मंत्री नहीं, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े जाति से नहीं। और 2014 में जाकर गायत्री प्रजापति जी को मंत्री बनाया जाता है। और किस लिए बनाया गया ये जनता के सामने आ गया। तो ठीक है फकरुल भाई जल्दी से कमेंट, उसके बाद में पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और सुधांशु वाजपेयी के पास जाऊंगा। छोटा कमेंट लेके इनको पहले चीज तो समाजवादी पार्टी के 2012 का जो मंत्रिमंडल था उसको फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि
एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं डिबेट पर नहीं बैठूंगा अगली बार। अगर मेरी बात झूठ साबित हो गई मैं डिबेट छोड़ दूंगा। और आप भी बोलिए कि कभी टेलीविजन पर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। बोलिए कि टेलीविजन पर चेहरा नहीं दिखाएंगे। मैं 2012 की पूरी कैबिनेट आपके सामने रख देता हूँ। बोलिए। नहीं, गुंडाई कोई नहीं कर सकता। किसी की गुंडाई मैं नहीं चलने दूंगा यहाँ पे सर। आप चिंता मत करिए। यहाँ कोई गुंडाई वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात होती है। फखरुल हसन जल्दी से अपनी बात करिए। आनंद भाई आप शांत हो जाइए। आनंद भाई एक मिनट। फखरुल भाई बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। मुख्यमंत्री जी अपनी जात की जहां पे संख्या बारी है उस सीट को खोजते खोजते लखीमपुर खीरी चले गए, क्योंकि अभी ने कहा ना कि अपनी जात के यादवों को ढूंढते ढूंढते चले गए। तो हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सरकार कौन चला रहा है, थाने में कौन लोग हैं, डीएम कौन बना हुआ है और ये एसएसपी कौन बने हुए हैं, कौन अधिकारी सरकार चला रहे हैं, ये आज सब लोग जानते हैं। मतलब बात बराबर हो गई ना। जब आपने किया था वो ये कर रहे हैं तो दोनों ही तो एक ही प्लेटफॉर्म पर है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं हो गया। फिर सुधांशु वाजपेयी उनके दिग्गज तो मैदान में है, वजह चाहे जो हो। किसी के नाम का खुलासा हो गया कि कौन सी सीट और किसी का भी होना बाकी है, लेकिन आपके यहां पर तो सवाल यह है कि आपके दिग्गज नेता मैदान में है कि नहीं है, चुनावी तौर पर, सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, लड़ाई के तौर पर। हम अभी भी हमारी पार्टी में विचार चल रहा है कि लखीमपुर से, चूंकि अजय मिश्रा ट्रेनी को अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, हम इसको चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे और वहां से चुनाव भी लड़ेंगे। इस पर पूरी गंभीरता से विचार हो रहा है। कौन चुनाव लड़ेगा वहां से? महासचिव जी, संभावना है। तो लेकिन दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। आज चाहे वो आगरा का वाल्मीकि परिवार हो जो चुनाव लड़ रहा है, या उन्नाव में वो बिटिया की मां हो जो चुनाव लड़ रही हो, या लखीमपुर में रितु सिंह हो जिनका भाजपा सरकार में चिन्हरण, उन सारे प्रत्याशियों के रूप में माननीय प्रियंका जी लगातार बोल रही हैं, वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में वो लड़ रही हैं। और इसी वजह से कि बाबा को अयोध्या मथुरा सब छोड़ के वापस मठ में जाना पड़ा। ये लोग कहां अयोध्या मथुरा काशी दुनिया भर की बातें कर रहे थे। इसे डर नहीं माना जाए तो क्या, असली मुद्दों से भाग खड़े हुए, वापस अपने मठ में चले गए। कांग्रेस पार्टी वो सारे मुद्दे, इन 5 साल में भाजपा के पास 5 उपलब्धियां नहीं है गिनाने को, और दुर्भाग्य है इनका। अरे भाई अमेठी नहीं जा पाए राहुल जी। अरे मारे आज तक अमेठी के दर्शन नहीं कर पाए भाई। राहुल जी भाग नहीं गए, राहुल जी भाग खड़े नहीं हुए, 2 सीटों से लड़के दिखाए। अरे योगी जी को चैलेंज करता हूँ, बीच में मत बोलिए, योगी जी को चैलेंज करता हूँ, 2 सीटों से लड़के दिखाए। फिर अरे अब 2 सीटों, अभी 1 सीट तय नहीं हो पा रही है आपके यहाँ, उनको चैलेंज करने लगे 2 सीटों पर लड़िए। सुधांशु भाई गजब की बात कर रहे हैं। अब ये कौन सा है, मतलब वो पहले गोरखपुर न जाए तो सवाल, फिर वो चले गए तो सवाल, और अब कह रहे हैं कि नहीं 2 सीटों से लड़ेंगे। ये कौन सा है? लड़के दिखाए हमारे। अरे क्यों 2 सीटों से लड़ेंगे? 1 सीट से वो जीत सकते हैं तो क्यों लड़ेंगे वो 2 सीटों से? भागने वाले लोग हैं, सावरकर भी माफी मांगे थे, आप भी माफी मांगे। अच्छा सुधांशु, अब फिर सावरकर पर चले गए भाई आप। मतलब जिन्ना सावरकर भूलते नहीं है, तुरंत ले आते हैं। 1 मिनट सुधांशु वाजपेयी, मेरा एक सवाल। सुधांशु वाजपेयी, मेरा एक सवाल। आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि 2 सीटों पर लड़िए। आप अपनी नेता के 2 सीट बता दीजिए, एक आपने बताया, दूसरी आप बता दीजिए किस पर विचार चल रहा है, वो भी लड़ लें 2 सीट पर फिर। अरे बिल्कुल, अरे भाई हमारे नेता तो 2-2, 3-3 सीटों से लड़े, हमेशा लड़े। तो 403 पर उनको एक ही साथ लड़ा दीजिए ना फिर। हमारी तो आप एक काम करिए, उनको 403 पर लड़ा दीजिए। मैदान छोड़ने वाले लोग हैं। और अरे भाई हाथ में जाके लड़ना है, लड़ने योगी जी, उन्नाव लड़ने जाके उस जहां पर, अरे आशा सिंह के खिलाफ लड़ने, लखीमपुर में रितु सिंह के खिलाफ लड़ने। अरे आपके सारे जो है वो सामने बनकर खड़े हो गए हैं। अरे भाई हिम्मत नहीं है, क्या बात करेंगे? अरे आप चुप रहिए, पहले बात किसी भी सीट से। अरे विधानसभा क्या बात, भगोड़े लोग हैं आप लोग। प्रियंका गांधी ग्राम प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
किसान परेशान है, पूरी रात रात किसान जागते हैं। और मेरे आवारा भाई जरा पशुओं की समस्या राजस्थान में उत्तर जाके देख प्रदेश लो, में सबसे बड़ी फसल नहीं समस्या है। खरीदी जा रही है किसानों और की, नौजवानों पर लाठियां बरसाई, किसानों पे, महिलाओं के खिलाफ दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई ये मुद्दे हैं सुधांशु वाजपेयी। हमारा जो विषय है उस विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्दे आप हर चर्चा में गिनाते हैं, गिनाइए आप उस मुद्दे के आधार पर चुनाव में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुद्दे आप भी गिनाते हैं, फखरुल भाई भी गिनाते हैं, पुष्पेंद्र भी गिनाते हैं। उस मुद्दे का सत्ता में बैठी पार्टी जवाब भी देती है कि ये उसका जवाब है, जनता को तय करना है मुद्दे। ऐसा नहीं है कि अकेले आप ही उठा रहे हैं। फखरुल भाई की पार्टी बैठी हुई है, वो मुद्दे नहीं उठा रही है। पुष्पेंद्र की पार्टी बैठी है, वो नहीं उठा रही है, वो भी मुद्दे उठा रहे हैं। वो मुद्दे और उसका जवाब जो सरकार दे रही है, पार्टी दे रही है, उसका फैसला जनता को करना है। यहां हमारा विषय है कि दिग्गज मैदान में है, दांव पर है साख उनकी, या फिर उनके साथ कोई दिक्कत है, किला ढहेगा नहीं ढहेगा। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, सवाल आपके लिए भी है। आपके तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको, और खासतौर से संजय सिंह की अगर हम बात करें तो वो बड़े सक्रिय हैं, लेकिन उनकी भूमिका वहां पर संगठन को मजबूत करने की है। लेकिन दिग्गजों की अगर हम बात करें तो वहां अलग अलग पार्टियों के दिग्गज मैदान में आ गए हैं, उसका एक मैसेज जाएगा। आप इसकी तोड़ कैसे निकालेंगे? पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी आ रही है, बताएं। बोलिए, मेरा सवाल सुन लिया आपने? नहीं, प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल यह है कि उनके दिग्गज तो मैदान में है, सीट पर उनकी तय हो गई है या कहीं चर्चा हो रही है, उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन आपके यहां ऐसा कौन दिग्गज है जिसके मैदान में उतरते ही पूरा खेल बदल जाएगा सारी पार्टियों का? वो जो कि सालों से यहां पर राजनीति कर रहे हैं और वो जो कि इस वक्त सत्ता में है। देखिए, उनके किसी भी सीट से लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रह गई बात हमारी आम आदमी पार्टी की, तो मैं आपको बताऊं कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन लड़ेगा, जो भी लड़ेगा वो हमारे मुद्दे ऐसे हैं कि उसको जनता पसंद करेगी। सुधांशु भाई कौन तो है फखरुल भाई की पार्टी किस चीज पे लड़ रही है? वो क्या मुद्दे करती? मैटर ये करता है कि जनता के मुद्दे, जो उत्तर प्रदेश की जनता की मूलभूत जरूरतें हैं, उनको क्या चाहिए और उनपे कौन बात कर रहा है, इस पे बात करने वाला ही जनता को चुनेगी और वही उसको पसंद आएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बिजली हमने घोषणा करी कि भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तुरंत ही दूसरी पार्टियों ने लपक लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप आम आदमी के से जुड़े मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो आपको नकार दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने पिछले 5 साल योगी आदित्यनाथ जी ने जनता पे जुल्म की इंतहा कर दी। आपने देखा होगा, ना महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं, ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। उल्टा हो क्या रहा है, योगी जी की नाक के नीचे आपने देखा होगा लखनऊ में किस तरह से बेरोजगारों पर इन्होंने कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर लाठियों की बौछार करी और उनको गले से पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके मारा है। आप देख लीजिए एटा में एक दलित लड़की के साथ किस तरह से उसका दुराचार हुआ और फिर उसके घर वालों को उसको अंतिम संस्कार तक नहीं नसीब हुआ। उस बेचारे किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, ये सब योगी राज में ही हुआ है। तो जनता ये सब भूलने वाली नहीं है। आप देखिए, भगवान राम के नाम पे चंदा इकट्ठा हुआ और फिर उसको राम भक्तों के हिमायती बनने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से बंदर बांट की है उस चंदे की, ये सब अब किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए कोरोना काल में जब योगी सरकार को पुष्पेंद्र मेरा ये सारे मुद्दे आप गिना चुके हैं। मेरा एक सवाल है पुष्पेंद्र, मेरा एक सवाल है पुष्पेंद्र भाई, मेरा एक सवाल। इस तरह से आप किसी भी सीट से लड़िए, उससे कुछ ठीक है, नहीं किसी भी चीज पे नहीं। मेरा एक सवाल है, सुन तो लीजिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो आपको मुकाबले में होगा, टक्कर देगा। और मैं आपको ये बार बार फिर कह रहा हूं कि जनता के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए चेहरा वजूद नहीं रखता। ठीक है, मेरा सवाल यह है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आपने कहा कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, तो फखरुल भाई की पार्टी क्या एलियंस के मुद्दे उठा रही है? नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं ना भाई, हमें दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या दूसरे ग्रह के किसी एलियन का मुद्दा उठाया है? सुधांशु वाजपेयी ने किसी और का मुद्दा उठा लिया, वो भी जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं। और अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि आप चेहरे को तवज्जो नहीं देते,
पिछले आप 70 चेहरे को सालों से तवज्जो नहीं उत्तर देते हैं। प्रदेश अगर में आप ये कह रहे हैं तो इसका राजनीतिक जवाब सुन पार्टियां लीजिए जिन और फिर मुद्दों पे जवाब चुनाव दीजिएगा। लड़ती हैं, ये किसी से पुष्पेंद्र छिपा नहीं श्रीवास्तव, है। पुष्पेंद्र कोई श्रीवास्तव, धर्म के नाम पे लड़ पुष्पेंद्र रहा है, श्रीवास्तव, कोई जाति के नाम पे लड़ पुष्पेंद्र रहा है, श्रीवास्तव, वो हमने आकर अरे के भाई यहाँ बदला है। आम आदमी वो सारे पार्टी ने गांव पता है, वो आप भी करते हैं, वो भी इस करते हैं। मेरा पार्टी सवाल को सुन लीजिए बदलने के पुष्पेंद्र लिए आम श्रीवास्तव। आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश अरे में आई पुष्पेंद्र है। श्रीवास्तव, सवाल तो इसलिए सुनिए हम ना, कह जवाब रहे नहीं है हैं, क्या? हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अरे जनता के, और मैं अगर फिर से हमारे कह रहा हूं, मुद्दे फिर सही आप नहीं है, बोलेंगे तो जनता दूसरे के मुद्दे तो मैं राजनीतिक दलों को बताऊंगा। बदनामी क्यों कर रहे हैं? आप बताइए अरे ना। अरे मैं बता तो रहा हूं, फखरुल भाई पार्टी भी किसी एलियन का मुद्दा नहीं उठा रही, वो भी जनता के मुद्दे ही उठा रही है। मेरा सवाल यह है, हम तो कह रहे अगर हैं आप ये अच्छी कह बात रहे है। हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए चेहरा मैटर नहीं करता है, तो अभी एक दिन पहले पंजाब में किसको चेहरा बनाया है? क्यों बनाया फिर वहां पर चेहरा? नहीं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पे मैं तो उस उम्मीदवार की बात कर रहा हूं जिसके चेहरे पर आपके तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारा हर उम्मीदवार उतना ही बराबर का है। हर उम्मीदवार अगर उतना ही बराबर का है तो पंजाब में क्यों नहीं ऐसा हुआ? पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहां चेहरा क्यों प्रोजेक्ट कर दिया? तर्क में दम नहीं है सर, तर्क में दम नहीं है। और जनता के मुद्दे अगर आप उठा रहे हैं तो सुधांशु वाजपेयी की पार्टी भी जनता के मुद्दे ही उठा रही है। मैं फिर से कहूंगा, वो किसी और प्लेनेट के, किसी एलियन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो बहुत फखरुल अच्छी बात हसन, है। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। सवाल इस बात का है कि आपके यहां अभी तक औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा? अगर बाबा मठ वापस चले गए हैं, ये अखिलेश कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि डर के गए हैं वहां पर, तो आपके यहां पर किस बात का डर है? सीट का ऐलान कर दीजिए ना। हाँ ठीक है अतुल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि योगी जी के चुनाव लड़ने से पहले, मतलब जिस चरण में गोरखपुर का चुनाव है, उस चरण से पहले के चरण में ही मैं चुनाव लड़ लूंगा, जिस सीट पे भी मुझे लड़ना होगा। और मैं समझता हूँ आज मैनपुरी की उस सीट से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा, मैं समझता हूँ कल परसों में खुद स्वयं प्रेस आप पत्रकारों के समक्ष वो घोषणा कर देंगे। योगी जी का जिस चरण में चुनाव होगा, उस चरण से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी अपना चुनाव लड़ लेंगे। ये इस बात का हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल यह है कि आपके नेता जो कि तय कर चुके हैं, और जैसा आपने बताया, हम तो खबर चला रहे हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक यहां करल की सीट तय की गई है, लेकिन अगर एक दो दिन बाद भी उसका ऐलान होता है तो हम इंतजार कर रहे हैं। हम, क्या आपको नहीं लगता कि हां, ये बहुत सुरक्षित सीट खोजी गई है? जैसे आप तर्क देते हैं कि वो वहां पर इसलिए गए हैं क्योंकि वो सुरक्षित है। कल तक आप कह रहे थे कि गोरखपुर जाकर वो दिखाएं, अयोध्या मथुरा तो छोड़िए, वो गोरखपुर जाकर दिखाएं, तब पता चलेगा क्या हाल है। वो तो गए, चाहे वो जैसे भी गए, लेकिन वो गए। आप भी तो सुरक्षित सीट खोज के गए हैं। देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं। हम कहते हैं सुरक्षित सीट हो या ना हो, जा खोज के कहीं गए हो ना गए हो, लेकिन वो उन सीटों से भाग के गए हैं। पहले देवबंद कहा कि हम देवबंद से लड़ेंगे, फिर कहा कि हम मथुरा से लड़ेंगे, प्रयागराज से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, और अंतिम में वो गोरखपुर चुनाव लड़ने गए। आखिर तो वहां पे तो बहुत खराब माहौल था। आप कह रहे थे कि वहां पर विकास नहीं हुआ है, तो क्यों गए वहां पे? वो आप ही लोग तो कहते थे ना। नहीं, गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, ठीक है, वो चुनाव लड़ने गए, जीत थोड़ी गए। अभी चुनाव थोड़ी हो गया, गोरखपुर का रिजल्ट थोड़ी आ गया गोरखपुर का। गोरखपुर का चुनाव अभी बाकी है। जब मतलब आपको अभी भी लगता है कि वहां पर वो हार भी सकते हैं? नहीं, लोकतंत्र में कौन ठेकेदार है कि बता देगा कि नहीं हम चुनाव यहाँ पे जीत ही जाएंगे। देखिए, पार्टी के नेता और प्रवक्ता सब जानते हैं, वो कहते हैं, आप तो ये भी कहते हैं 300 सीटें जीत रहे हैं, वो भी कहते हैं 300 सीटें जीत रहे हैं। तो कौन ठेकेदार है कि नहीं पता, लेकिन ज्योतिष तो आप लोग हैं। अपने दावे करेगा। आनंद दुबे जवाब दीजिए। डर के गए हैं, लेकिन फिर भी अभी जीतने पर संशय है फखरुल भाई को। देखिए फखरुल भाई, मुझे लग रहा है कि इनसे ही शायद योगी जी ने पहले कहा था कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, फिर अयोध्या से लड़ूंगा, फिर देवबंद से लड़ूंगा। तो मैं इनकी बातों पे क्या जवाब दूं कि ये लोग खुद ही अपनी बात पे कायम नहीं है। पहले गोरखपुर का चैलेंज कर रहे थे, गोरखपुर पहुंच गए तो कह रहे हैं वहां से क्यों नहीं लड़ा। अरे भाई, पहले अपनी सीट खोज लीजिए, अखिलेश जी को लड़वा लीजिए। सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है और जनता ने ये कहा है कि आप चुनाव मत लड़िए, इसलिए हम नहीं लड़ रहे हैं। हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन खैर इसकी बात नहीं है। इन्होंने एक चीज का चैलेंज किया था कि मैंने इनको ये कहा कि 19 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनमें जो मैंने डेटा दिया वो गलत था। मैं एक एक का नाम बता रहा हूं, 1900 का नाम नोट करिए और उसमें जोड़िए कि कितने यादव थे। पहला मोहम्मद आजम खान 1, अहमद हसन 2,
वकार अहमद शाह 3, शिवपाल सिंह यादव, पहले यादव, राजा महेंद्र अरिंदम सिंह, मिस्टर आनंद सिंह, अंबिका चौधरी यादव नंबर 2, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बलराम यादव नंबर 3, अवधेश प्रसाद, ओम प्रकाश सिंह, पारसनाथ यादव नंबर 4, राम गोविंद चौधरी यादव नंबर 5, दुर्गा प्रसाद यादव नंबर 6, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, कामेश्वर उपाध्याय, राजा राम पांडे, राजकिशोर सिंह, शिव कुमार बेरिया। अब बताइए इसमें कि यादव छोड़ के इनमें जितना भी नाम मैंने गिनाया है, कौन सी पिछड़ी जाति का है? इसलिए झूठ मत बोला करिए। पहली चीज, टेलीविजन पर बैठ के झूठ मत बोलिए, पहली चीज। आप शुरू करते हैं। दूसरी चीज, ज्ञात्री प्रजापति, सुनिए ज्ञात्री प्रजापति, राम मूर्ति वर्मा, राम फसल गुर्जर, साहब सिंह सैनी, बदन सिंह चौहान, मूलचंद चौहान, सुधीर रावत, झूठ मत बोलिए। यहाँ बैठ के स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को कैबिनेट मत बताइए, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को कैबिनेट मत बताइए। मैं कैबिनेट मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं कैबिनेट मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था कैबिनेट मंत्री, आप स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की बात गिरा रहे हैं यहाँ पे, झूठ मत बोलिए। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रणवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव, माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव, ये इनका सामाजिक न्याय है। ऐसे ये सरकार चलाते थे। हो गया, खत्म हो गया। हमने आपको पूरी डिटेल गिना दी, आप झूठ बोल रहे थे टेलीविजन चैनल पर बैठकर। तो मैंने गिनाया, आपकी पोल खोलनी, आपको पर्दाफाश करना जरूरी था। फिर से सुनाए क्या, फिर से पढ़ूं क्या? नहीं सुन पा रहे। फकरुल भाई, आपने नाम गिनाया, वो फिर भी कह रहे हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और प्रथम कैबिनेट की बात कर रहे हैं। मैंने 6 कैबिनेट मिनिस्टर के नाम गिनाए। अगर इनकी जानकारी नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो अरे भाई जाके लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर जाइए और लिस्ट चेक करिए। अरे पुनः जाइए और लिस्ट चेक करिए। ठीक है, अब जरा आप दोनों लोग रुक जाइए, अब आप दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। हाँ, एक सेकेंड, आप जरा डीएम के नाम गिनवाए जाए उत्तर प्रदेश के। अब छोड़िए ना, डीएम के नाम गिनवाऊंगा तो मेरी चर्चा खत्म हो जाएगी ना, समय नहीं है मेरे पास। आप लोग आपस में गिन लीजिएगा, मुझे पता है कि कौन कितना है और कहाँ है। बहरा सुधांशु वाजपेयी, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि हमारी नेता 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकती है, वो हिम्मत है तो वो भी लड़कर दिखाए। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, लेकिन आपके और कितने दिग्गज हैं मैदान में और उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये सारी पार्टियों से जानना चाहूंगा, क्योंकि एक मैसेज जाता है। अगर योगी वहां गए हैं तो बीजेपी की रणनीति सिर्फ वो एक सदर सीट नहीं है, वो पूर्वांचल की रणनीति है। भले आप लोग आपस में कह दे कि नहीं वो डर के गए हैं, ये है, इसको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये पार्टियां रणनीतिक तौर पर फैसला करती हैं, सुरक्षा भी देखती हैं कि सुरक्षित सीट भी हो, और बड़ा कोई नेता है, वो चाहे अखिलेश हो, वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रियंका गांधी का अगर कहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान होता है तो उसका एक मैसेज भी जाता है। आपके यहां और इतने कितने हैं? ये सवाल मुझसे है आपका? नहीं, सुधांशु वाजपेयी से है। जी फिर से रिपीट करिए। और इतना लंबा तो सवाल पूछा था। मैं कह रहा हूं आपके यहां और कितने नेता हैं जो कि 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, जो आप तर्क दे रहे थे कि 2 सीटों से चुनाव लड़कर कोई दिखाए। नहीं, हम ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि पलायन, तो हमने कहा कि हमारे नेता आखिरी तक लड़े और आज भी आखिरी तक लड़ने का मादा रखते हैं। इनके नेता सुरक्षित सीट पर वापस हो जाते हैं, ये अंतर है इनमें और हम में। और जहां तक दिग्गजों की बात है कि अब ये भी पता चलेगा कि हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते को इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं गोरखपुर सीट से। जो लोग लाल बहादुर की विरासत की बात करते थे, अब वो लोग क्या कहेंगे? हमारे सारे दिग्गज लड़ रहे हैं। जो इस पीड़ित था वो सबसे बड़ा हीरो बना के प्रियंका जी ने उसको खड़ा कर दिया है। वो सारे लोग दिग्गज हो। आपकी ये आदत बड़ी गलत। आपके बीच में मैं नहीं बोला, बोलिए मत बोला। सुधांशु बोलिए, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। वैभव जायसवाल हमारे साथ है, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी पीड़ित थे, प्रियंका जी ने इस देश की राजनीति में ये ऐतिहासिक निर्णय किया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जो पीड़ित थे उनको राजनीति में लाया जाए। इसी तरह राजनीति बदलेगी, चाहे वो उन्नाव में इनके स्वजातीय विधायक द्वारा पीड़िता की मां हो आशा सिंह जी,
वो लड़ रही हैं। लखीमपुर में ऋतु सिंह लड़ रही हैं, जो भाजपा सरकार में जिसका चीरहरण होता है। आगरा में वाल्मीकि लड़ रहा है, जिसकी हत्या कर दी जा रही है। यानी जो पीड़ित हैं वही आज हमारे सबसे बड़े दिग्गज हैं, और हीरो बना के उनको प्रियंका जी ने उतार दिया है। इस देश की राजनीति को बदलने का काम कांग्रेस और प्रियंका मतलब जी आप कर रही पीड़ितों हैं। के सहारे इस सत्ता देश में के आना चाहते हैं। ऐतिहासिक कदम है। एक इनकी पोस्टर गर्ल आज हमारे यहाँ शामिल हो गई है, लड़की उलट सकती हूँ की। अरे हम पोस्टर गर्ल पे नहीं चलते, हम लड़ने वाले लोगों पर चलते हैं, जो कभी हार नहीं होते। चाहे तो प्रियंका अरे जी यार कहां से लड़ेंगी? भाई, इतनी मजबूत सरकार के खिलाफ जो प्रियंका जी पहले कहां हार से नहीं लड़ेंगी? लड़ी, हमने उनको लड़ाया है। जो योगी जी के खिलाफ प्रियंका हार जी कहां से लड़ी, लड़ेंगी? वो शाहजहांपुर की बहन जिसका हाथ तोड़ दी थी आपकी सरकार, अरे भाई, प्रियंका जी उसको कहां हमने से टिकट लड़ेंगी? दिया, वो लड़ रही है। अरे प्रियंका जी कहां से लड़ेंगी? खा के हारेंगी। प्रियंका जी प्रियंका भी जी कहां से लड़ेंगी। लड़ेंगी? अरे प्रियंका जी लड़ या रही, हिम्मत उनकी टूट चिंता गई? मत करिए आप लोग, बाबा जी क्या की हुआ? चिंता करिए। अरे भाई, अरे सबको अयोध्या, लड़ाई की मथुरा, खुद नहीं काशी सब लड़ेंगी। भूल गए ना, बाबा जी की चिंता सबको करिए। लड़ाएंगी, अरे भाई, प्रियंका जी की लड़ेंगी। चिंता अरे करने की आपको सुधांशु जरूरत वाजपेयी, नहीं है। सुधांशु सही वाजपेयी, से आपको बात आपको कीजिए, इतनी प्रियंका चिंता गांधी है, लड़ आपको रही इतनी है। चिंता है कि अरे अखिलेश कहां से राजस्थान में लड़ेंगे, लड़ योगी रही जी कहां से है। क्यों लड़ेंगे, उनकी चिंता तो छोड़ वो भी तो दीजिए पूछेंगे आप। ना। ये बताइए, नहीं नहीं, वो भी तो नहीं, पूछेंगे ना। राजस्थान ये से बताइए, लड़ेंगे। क्या वो पूछ रहे हैं अभी आपसे? से बता हाथ दीजिए, विचार फिर से कर बता लिए दीजिए, हैं। दोहरा दीजिए जरा। सुधांशु वाजपेयी दोहरा दीजिए ना, अगर आपको अब चिंता है कि पंजाब अखिलेश है कहां कि से उत्तर लड़ेंगे, प्रदेश योगी की वहां से लड़ेंगे, तो क्यों लड़ 403 रहे हैं? बता दीजिए, आप फिर से बता दीजिए जरा। पंजाब से हम ये लड़ेंगी कह क्या? रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर प्रियंका गांधी ही लड़ रही है। चलिए, मिल गया जवाब आपको। आनंद दुबे 403 पर प्रियंका अकेले लड़ रही है, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। वैभव जायसवाल, आपके पहले हमारे साथ जो जुड़े थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता, आपके उनका ये तर्क था कि मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वहां की जो सियासत है, अगर चेहरा नहीं होगा? मुझे आपकी आवाज मिल नहीं रही। हाँ वैभव, अब मैं दोहरा रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि आपके पहले पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता थे आम आदमी पार्टी से ही, उनका तर्क था कि वो लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति पर चुनाव लड़ने गई है, उसे चेहरे की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा फिर कि पंजाब में चेहरा क्यों देना पड़ा? उनका कहना है कि वहां का मामला अलग है, एक चेहरा हमने दिया, आप सभी सीटों की बात कर रहे हैं। आपको खुद लगता है, महसूस होता है कि यहां उत्तर प्रदेश जैसी जगह में अगर आपके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, मजबूत चेहरा नहीं है, तो इतनी आसान लड़ाई होगी? आप इस बात को मानकर बैठे? नहीं, पहले तो अतुल जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कैसे मान लिया कि हम चेहरा नहीं देने वाले? नहीं, आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता बोल के गए, मैंने नहीं माना भैया। नहीं, ठीक है। अब अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं में ही तालमेल ना हो तो मैं क्या करूं उसमें? फकरुल भाई, मैंने तो कहा नहीं था। अतुल जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बोलिए। जैसे कि आपने देखा कि जब हमने अपने सारे कैंडिडेट की घोषणा कर दी पंजाब में, तो आखिरी में हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा देने का एक प्रोसेस भी वहां किया गया। हमने बहुत पहले ही उत्तराखंड की जनता के अनुसार जो उनकी डिमांड थी कि एक फौजी, कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो भूमि है वो फौजियों की भूमि है, हर घर, हर एक दूसरे घर में एक फौजी है, तो वहां से हमने एक फौजी को बेटा जो वहां पे काम करता था और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, तो वो देने का काम किया। इसी तरह आपने देखा कि गोवा में भी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया। तो हमारा कहना यह कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत ही विविधताएं हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के अंदर भाषाएं बदल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी तैयारियां हैं वो चरणबद्ध तरीके से सामने आ रही है कि किस तरीके से हम चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरीके से हम अपने कैंडिडेटों पर सिलेक्शन करेंगे। तो आने वाले समय में आपको हो सकता है कि इस विषय पे भी एक अच्छा जवाब जनता के सामने हम लोग देंगे। कोई नाम है फिलहाल वैभव जिस पर चर्चा हो रही हो? नहीं, बिल्कुल नाम है, और ये नाम समय आने पे उचित वक्त पे हो सकता है कि मीडिया के सामने उजागर भी हो। लेकिन बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हम मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे? जो लोग काम किए हैं वो ना अपने काम की चर्चा कर रहे हैं, और जो पहले की सरकारें रही है वो भी अपने काम की चर्चा नहीं कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टर गर्ल को लेते हैं, तुम्हारी पार्टी में क्या होगा, मैं तो तुम्हारी भाभी को लेते हैं, तुम्हारी पार्टी का क्या होगा। और कुछ लोग हैं जो दागी मंत्री विधायक और उनको लाके खुश हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता का इससे जो भी समस्या है क्या वो हल हो रहा है अतुल जी? अगर हल होता तो हम भी वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जन्म मुद्दों की राजनीति पर हुआ है और आम आदमी पार्टी आज भी उस पर तटस्थ है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ
जो उनकी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो मुद्दे बना के जब उत्तर प्रदेश के अंदर रखे। मैं कहना चाहता हूं जो सत्ता में बैठी हुई आज पार्टी है वो भी विवश हो गई है, और उसके पूर्व जो सत्ता में पार्टी थी वो भी नकल करने पे विवश हो गई है। फखरुल हसन, सीधा टारगेट आप पर भी है, सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ रही है आप, बल्कि सपा से भी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आप लोग भी अपने काम नहीं गिना पा रहे और मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। आज अतुल जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पे भी अपनी राय रखी है, एक विचार रखा है, बहुत देर नहीं होगा, 2-4 दिन के अंदर ये सभी पार्टियां जो अपने आप को दिग्गज मानती है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिएगा कि उसी पैटर्न। फखरुल भाई जवाब दीजिए, फखरुल भाई। किसानों के भी हितैषी बनने का फखरुल हसन, आज ये लोग महिलाओं के हितैषी होने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितना घिनौना हरकत हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भूले ना हमारे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भूलता कहां कोई, राजनीति में तब तक नहीं भूलता है जब तक फायदा ना दिख जाए। जैसे ही फायदा दिखता है सब भूल जाते हैं। आपके नेता ने भी एक कसम खाई थी कि राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन बाद में भूल गए। बहरहाल फखरुल हसन, अरे जिनके आरोप लगाए सबके साथ फोटो खिंचवाया, क्या वैभव कुछ कह रहे हैं? आरोप लगाया, सबसे माफी मांगी। अरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सर्वनाश पार्टी तो मैंने नहीं देखी। नहीं, वैभव आप कुछ कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं कहा था केजरीवाल ने? निर्मम हत्या जिस तरीके से इन्होंने की है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको तो चुनाव में प्रदेश की जनता बताएगी कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। ठीक है, नहीं, जनता ही बताती है, कोई और नहीं बताता है, वो जनता ही बताती है, वो आपको बताए या उनको बताए। फखरुल हसन आपसे सवाल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सीधा टारगेट आप भी हैं। देखिए अतुल जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आई है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो आए हैं, मैं समझता हूँ आशावान राजनीति में होना चाहिए, उनको आशा है उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में आए, काम करें, हमारी शुभकामनाएं उनको है। लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच में 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने खुद को साबित किया था, हमने करके दिखाया था। हमने लैपटॉप बांट के दिखाए थे, कन्या विद्याधन दे के दिखाया था, एक्सप्रेस वे बना के दिखाया था, मेट्रो बना के दिखाई थी, और हॉस्पिटल बना के दिखाए थे, स्टेडियम बना के दिखाए थे। दिल्ली में तो खैर मेट्रो पहले से थी, तो कुछ काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए, हम उसको स्वीकार भी करते हैं कि दिल्ली में कुछ काम किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम समझते हैं यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प था फखरुल भाई कि संजय सिंह मुलाकात भी कर लेते हैं, वैभव आपको टारगेट भी कर रहे हैं, मतलब पक रहा है कुछ, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए खुलकर नहीं बात बन पा रही। अतुल जी, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। क्या राजनीति के अंदर मिलना जुलना नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैंने कब कहा? जनता, लेकिन दो बाकी दल के 2 नेता मिलते हैं तो आप कहते हैं देखिए वहां पे खिचड़ी पक रही है, और आप कह रहे हैं कि मिलना जुलना नहीं होता, वो भी चुनाव के ऐन मौके पर। सत्ता में बैठी पार्टी अगर तानाशाह हो जाए और जनता के हित के लिए अगर हम विपक्ष के लोग मिल करके जनता को कुछ राहत दे सकते हैं, तो क्या उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इसका मतलब नहीं, अगर आप विपक्ष को राहत दे, जनता को राहत दिलाने के लिए विपक्ष के साथ मुलाकात कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ही के मुंह से निकला है ये शब्द कि जो सत्ता में बैठे हैं वो भी खत्म, और जो उनके खिलाफ है मुख्य विपक्षी पार्टी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो काम नहीं गिना पा रहे हैं। तो आप तो दोनों को खारिज कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए मिलने गए थे। इतना हाइपोथेटिकल जवाब नहीं समझ में आता है। नहीं, मुलाकात करना मुझे उस पर आपत्ति थोड़े ना है, नेता मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे, सार्वजनिक जीवन में मिलेंगे। अतुल जी, हमारे मुद्दों को आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं आप? आनंद दुबे, देखिए अतुल जी, आम आदमी पार्टी की बातों को बहुत दिल से न लिया करिए। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर की जगह मार लेते हैं साल भर में, किसानों को आतंकवादी कहते उसके बाद खालिस्तानी कहते आज किसानों के चरणों में जाके जो लोग बैठ गए वो बता रहे ये बात। किसानों ने आपको बता दिया कि आप कैसे हो। आपने और बारिशों को माफी मांग करके जनता पहचानती है। इनका कसरी और करनी में अंतर बता देता हूँ। कोविड के समय कहा था हम कोविड वॉरियर्स को मुआवजा देंगे, हम किराएदारों से किराया माफ करेंगे। कोरोना के दौरान कोरोना में कोविड के मुद्दे पर तो नहीं बोलना। बिल्कुल, माँ गंगा को जिस तरीके से लोगों ने मैली किया, माँ गंगा को जिस तरीके से अपमान किया, बिजली बिल का
फिक्स गंगा में चार्ज बह और रही थी, सरचार्ज जोड़ आपको के शर्म नहीं आती उन आनंद जी? दुकानदारों को आनंद जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ नहीं हो सकते हो। आप मानवता के खिलाफ ये बात कर रहे और हो। बता जिन देता हूं, लोगों ने जान गंवाई है ये उनका स्कूल पर मजाक हल्ला मत उड़ाओ। मचाते हैं कैसे कि हमने बड़े ऑक्सीजन की अच्छे वजह स्कूल से, बनवाए। कैसे ऑक्सीजन की वजह से लोगों ने अपने जान छोड़ी है, के दम बीच तोड़ा है। दिल्ली आप के उनका मजाक सरकारी उड़ाते हो। स्कूलों में कोरोना के नाम पे 1,28,000 बच्चे आप कम लोग हुए हैं सिर्फ और निजी उत्तर स्कूलों में प्रदेश से 3,04,000 2022 के बच्चों बाद की 10 संख्या मार्च बढ़ी से है। प्रदेश इसके की अलावा जनता से गलियों दिल्ली में जल बोर्ड माफी से मांगते 60,000 करोड़ ये का मेरा लोन दिया दावा गया है, है आम आदमी और पार्टी का दावा है। 2015 के आप बाद लोग उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है। महिला दिल्ली सम्मान जल के बोर्ड नाम में पे भयानक महिलाओं भ्रष्टाचार के है। साथ इसके अलावा जिस तरीके ये वो से लोग हैं एक जो घिनौनी बुलाओ हरकत और को छूट मुअज्जिनों देने की का काम सैलरी करते हो। उन लोगों के 18,000 विधायक रुपए के साथ करते कौन हैं। खड़ा था? ये वो लोग उन लोगों के हैं विधायक के जब साथ एक कौन खड़ा हिंदू था? डॉक्टर उन लोगों के बनता है विधायक के तो साथ 10 कौन लाख खड़ा रुपए था? मुआवजा अमित देते शाह हैं। जी आते हैं, जब एक कहते हैं मुस्लिम बहुत डॉक्टर सेफ बनता है है उत्तर तो प्रदेश। 1 करोड़ क्यों रुपए नहीं अमित मुआवजा शाह जी देते को हैं। 12 ये तो रात इनकी में सोना ला राजनीति है। करके बिना उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी में के आप ऐसी लोग राजनीति देते हो। बिल्कुल नहीं चल मालूम हो सकती जाए है। दूध का पानी ये उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है, जरा दोनों शांत हो जाए। वैभव और आनंद, आप दोनों शांत हो जाएं। वैसे वैभव, आपने कहा कि कोरोना में तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए। बोलना तो खैर दिल्ली में जो बैठे थे उनको भी नहीं चाहिए था। दिल्ली के हालात भी हमने देखे थे। सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, गलत आदत। सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, आपसे सवाल है मेरा। दोनों शांत हो जाइए भाई। आनंद दुबे और वैभव, आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों शांत हो जाइए। आनंद भाई शांत हो जाइए। आनंद भाई शांत हो जाइए। सुधांशु वाजपेयी, मेरा सवाल, आखिरी सवाल है आपसे, फाइनल कमेंट। जो जहां से चुनाव लड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा कहां से लड़ रहा है इसमें आप ही लोगों को दिक्कत होती है कि वो वहां से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। बहरहाल, आप किस तरीके से देखते हैं कि हां, उनके जो दिग्गज हैं, अलग अलग पार्टियों के दिग्गज हैं, वो कहीं से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप सरकार बनाने की भूमिका में आ रहे हैं क्योंकि आपकी नेता 403 पर लड़ रही है, जो आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे 403 प्रत्याशी प्रियंका जी के नाम पे लड़ रहे हैं, उनकी ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं, उनकी प्रेरणा, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और वो प्रत्याशी हैं जो कभी सोचे नहीं थे कि विधायकी लड़ेंगे। यानी हमने जमीन से जुड़े हुए लोगों को इस देश की राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। हम इस देश की राजनीति को बदलने का काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि जनता हम पर भरोसा करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फकरुल भाई, आपके नेता और आपके जो तमाम कैंडिडेट हैं वो सुस्ती से लड़ रहे होंगे, क्योंकि ऊर्जा से तो कांग्रेस के पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, हम तो जनता की ऊर्जा से लड़ रहे हैं। जो जनता की ऊर्जा आदरणीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा में मिला, जो प्यार और सम्मान जनता ने उत्तर प्रदेश की दिया, हम उस ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं। हम उस ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। वैभव, यही सवाल आपसे भी है। पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों पे बात करती है और हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति से जो आज चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे नहीं है, सिर्फ जातिगत बातों पे हो रही है। कैसे हम दूसरों के लोगों को अपने पाले में लेकर इस पे हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने कुछ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता आज इस बार 2022 का चुनाव जो मुद्दों पे अपना मत देगी और हमें अच्छा आशीर्वाद देगी। ठीक है आनंद भाई, सवाल यह है कि कांग्रेस ऊर्जा से लड़ रही है, सपा जनता की ऊर्जा से लड़ रही है, वैभव की पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं अब लग रहा है। नहीं, हम सेवा के साथ लड़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कोविड काल में इन्होंने इतनी सेवा की है कि जनता आज तक याद रखेगी। गंगा में लाशें बहने लगी, लेकर जनता के सेवा की, श्मशानों की वीडियो वायरल हो गई, इतनी सेवा की। क्या बात है, वो इन विपक्षियों के पूर्जे को ढीला कर रात भर जाकर खेत बचा रहे हैं, इतनी सेवा। चलिए, बहुत शुक्रिया फकरुल भाई आपका, वैभव आपका, आनंद भाई आपका, सुधांशु आपका भी। मौजूदा दौर में सवाल यही था कि दिग्गज मैदान में होंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन दिग्गजों के आने के बाद उस पूरे क्षेत्र पर और फिर उसके साथ साथ पूरे चुनाव पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दिग्गज मैदान में आ चुके हैं या जैसा प्रवक्ताओं ने कहा अलग अलग पार्टियों के कि उनकी भी तैयारी है, उनके नेता भी 1-2 दिन के अंदर औपचारिक ऐलान करेंगे कि वो कौन सी सीट से मैदान पर है। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।